हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली नीट में आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम एक सबसे इजी चैप्टर मैं कहूँगी जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि इक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर अगर फोकस करेंगे, आप बहुत ईजिली स्कोर कर पाएंगे। तो आज के क्लास में सभी नीट एस्पिरेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो बेसिकली हमारा पूरा जो फोकस होगा वो क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है उसके ऊपर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2b गैस प्लस 3c गैस। सो बेसिकली ये एक रिएक्शन जो है ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, बिकॉज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो डिफरेंट फेजेस में मौजूद हैं। तो इसको हम हेट्रोजीनियस फेज रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो किस तरह से लिखेंगे? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ their respective stoichiometric coefficient divided by reactant concentration. Now, since reactant is taken in the solid form, so its concentration is assumed to be unity. So basically from here we can get the expression of equilibrium constant, which is equal to b square into c cube. So this is the initial expression for equilibrium constant. Now come to the question part. क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ सी को क्या करना है? डबल कर देना है। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सी को डबल करते हैं, बी के कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क आएगा, हमें इसके बारे में पूछा है। तो अगर एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो हमें टेम्परेचर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। जब तक टेम्परेचर हमें मेंशन ना किया जाए तब तक हमें टेम्परेचर को क्या लेके चलना है बेटा? कांस्टेंट लेके चलना है। और अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्योंकि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। मतलब हम ये कह सकते हैं अब कि कंसंट्रेशन ऑफ सी को डबल करने से पहले जितना रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू था, उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सी के कंसंट्रेशन को डबल करने के बाद आएगा। सो लेट अस से ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये हमारा कंसंट्रेशन इंटू ये जो B का कंसंट्रेशन इंटू C का जो कंसंट्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, लेट अस से ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, विच इज B स्क्वायर इंटू C क्यूब। अब अगर हम C के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं बाय कीपिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फिक्स, क्योंकि जैसा कि ऊपर मैं कह चुकी हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के आपका कांस्टेंट है। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर हम सी को डबल करेंगे एंड हमें के वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, दैट मीन्स बी में चेंज आएगा ही। तो बी का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? लेट अस से मैं उसको बी डैश ले लेती हूँ, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे अब फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें, हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कितना रहेगा? K1 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B हमने कितना मान लिया यहाँ पे? B डैश मान लिया। तो B डैश का स्क्वायर और जो C है वो तो हमने डबल कर दिया है। तो अब यहाँ पे C के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2C एंड 2C का होल क्यूब। Let us say this is first equation and this is second equation. So we can equate first equation and second equation, and from where I can get b square into c cube, that is equal to how much? b dash का square into 2 cube is 8 into c cube.
from where CQ will get cancelled out, and because of that B dash square will be equal to B square upon 8, and here I will get B dash equal to B by 2 root 2. Means the final concentration of B is actually equal to 1 by 2 root 2 times of the original concentration of B. So in this way we can approach the first question. Now come to the second question. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक वीक एसिड है HA जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 1 into 10 power minus 5. 0.1 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water. The percentage of acid dissociated at equilibrium is closest to. मतलब हमें एक वीक एसिड दिया है HA. अब अगर ये वीक एसिड है तो ये 100% तो डिसोशिएट नहीं करेगा, ये पार्शियली डिसोशिएट करेगा. और अगर ये पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है तो यहाँ पे एक अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल एंड डिसोशिएटेड आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकती है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड का कितना दिया है 0.1, क्योंकि 0.1 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया है. तो बेसिकली यहाँ पे कंसंट्रेशन या मोलारिटी कह लीजिए ये 0.1 है. तो लेट अस से 0.1 मोल हमने स्टार्टिंग में लिया है एसिड का. इनिशियली H प्लस एंड A नेगेटिव कितना लिया जाएगा 0. जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी एसिड के पार्टिकल कंज्यूम होंगे और जितना कंज्यूम होगा वो सारे आयन में टूट जाएंगे. मान के चलते हैं 0.1 में से x मोल आपका कंज्यूम हो गया, तो जितना मोल कंज्यूम होगा उतने ही मोल तो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो x मोल के कंजप्शन से x मोल H प्लस भी मिलेगा और x मोल हमें A नेगेटिव भी मिलेगा. लेट अस अज्यूम दैट इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि जितना मोल हमने लिया था उसका कितना मोल डिसोशिएट कर चुका है. तो आउट ऑफ 0.1 मोल कितना डिसोशिएट किया है x, तो अल्फा इक्वल टू x बाई 0.1. तो यहाँ से बेसिकली हम x को अल्फा के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं और इस तरह से हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इनके मोल्स कितने मिलेंगे 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये भी होगा 0.1 अल्फा और ये भी होगा 0.1 अल्फा. तो these are the respective moles at equilibrium. Now the volume given in the question is 1 liter, so we can divide these moles by 1 in order to get the concentration. तो इस तरह से हमें reactant as well as product तीनों के कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मिल चुके हैं. तो अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर लिखें, एक्सप्रेशन अगर लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से 10 पावर माइनस 5. तो 10 पावर माइनस 5 will be equal to H plus equal to how much 0.1 alpha. A negative is also equal to 0.1 alpha divided by HA equal to how much 0.1 will be common और यहाँ से कॉमन लेने के बाद 1 माइनस अल्फा हो जाएगा. 0.1 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 0.1 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अब यूजुअली क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में ही डिसोशिएट करती हैं, इसलिए उनका जो अल्फा होता है उसको यूजुअली 1 के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. और अगर हम अल्फा को 1 के सामने बहुत ही स्मॉल एज्यूम कर लें तो हम 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हैं 1, क्योंकि अल्फा तो काफ़ी छोटा है तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया. तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेंगे और अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा 10 पावर माइनस 5 इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर. तो बेसिकली यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.1
विच इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4। अगर अल्फा स्क्वायर हमारा 10 पावर माइनस 4 है तो अल्फा विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 2। मतलब इतना आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें कहा है कितना परसेंट आपका एसिड डिसोशिएट कर चुका है। तो एसिड का इनिशियल क्वांटिटी कितना था 0.1, उसमें से डिसोशिएट कितना किया x, और हमें उसका परसेंटेज निकालना है। तो बेसिकली परसेंटेज डिसोशिएशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, x डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 100, क्योंकि x मोल हमारा डिसोशिएट किया है आउट ऑफ 0.1, और यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस रेशियो को। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 0.1 अल्फा। आप यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, जैसे पुट करेंगे परसेंटेज डिसोशिएशन कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 100। 0.1 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली हमें अल्फा के परसेंटेज की बात कर रहा है। तो अल्फा तो 10 पावर माइनस 2 है, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 पावर माइनस 2 इंटू 100, दैट विल गिव यू 1%। मतलब कितना परसेंट आपका एसिड डिसोशिएट किया है, सिर्फ 1% ही डिसोशिएट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि इफ लिटिल हीट इज एडेड टू आइस इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड इन अ सील्ड कंटेनर, देन प्रेशर विल राइज, टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर विल फॉल एंड नो चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइस एंड लिक्विड, ये दोनों अगर सील्ड कंटेनर में मेंटेन्ड है और अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मेंटेन्ड है, तो H2O सॉलिड H2O लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे रहता कब है, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो एंड प्रेशर आपका 1 atm या 1 बार हो। मतलब ये एक केस किसका है, फेज ट्रांजिशन का, और ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन हमारा जो प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए इस इक्विलिब्रियम के दौरान भी हमारा जो टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 प्लस Cl2, Kc का एक्सप्रेशन दे रखा है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू वी, जहाँ पे अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को इंडिकेट कर रहा है एंड वी यहाँ पे वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। एंड एक कंडीशन यहाँ मेंशन कर दी है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ अब यहाँ पे ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो ऑप्शंस में हमें यहाँ पे केसी का किसी फैक्टर पे डिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सबसे पहले ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा है केसी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, सेकेंड इज केसी विल इंक्रीज विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, थर्ड इज केसी विल नॉट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम, and fourth is Kc may increase or decrease with the change in volume depending upon its numerical value. First of all, as I said earlier, Kc हो या Kp हो, ये दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करती है, टेम्परेचर के ऊपर। It does not depend upon pressure, it does not depend upon the volume, it does not depend upon the initial concentration of the reactant, anything. So, if temperature is kept constant, that means Kc is not going to change by changing the volume. That means the suitable option for this question is third option, that is
Kc will not change with a change in volume. Kc पे चेंज तभी आएगा जब हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर को चेंज किया जाएगा. Now, move to the next question. Next question में क्या कहा गया है? For the reaction, PCl5 is in equilibrium with PCl3 and Cl2. The forward reaction at constant temperature is favored by. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कह दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेंटेन्ड है और उस कंडीशन में अगर आप किसी भी तरह का चेंज प्रोड्यूस करते हो रिएक्शन में, तो ली चार्टलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन दोबारा से नया इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने के लिए क्या करता है, जो भी चेंज को प्रोड्यूस किया है हमने उसको काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है. मतलब सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कहा है. हमें रिएक्शन दिया है PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. अब क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है कि हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके रखना है. पहला, इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेट अस से मेरे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल रिजिड है. अगर वॉल हमारा रिजिड है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि वॉल्यूम हमने फिक्स कर दी है. ठीक है. अब लेट अस से ये रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है PCl3 प्लस Cl2, और हमने क्या किया, मान के चलिए इस कंटेनर में हमने किसी नोबल गैस को डाल दिया. इनर्ट गैस मीन्स नोबल गैस. लेट अस अज्यूम दैट हमने हीलियम को ऐड कर दिया. जैसे ही हम हीलियम को ऐड करेंगे, अगर हम K के एक्सप्रेशन की बात करें, लेट अस हम Kp को इस रिएक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो Kp विल बी नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 हो जाएगा. जहाँ पे पार्शियल प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है, मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम हीलियम को ऐड करेंगे, हीलियम के ऐड होने की वजह से टोटल मोल जो होगा इस पूरे कंपोनेंट का वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर टोटल मोल बढ़ रहा है तो सभी कंपोनेंट के, सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एन टोटल. अगर हम एज्यूम करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर लेट अस से PCl5 का A मोल है, PCl3 का B मोल है और यहाँ पे Cl2 का C मोल है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो हीलियम गैस के डालने से पहले टोटल मोल कितना था, A प्लस B प्लस C था. बट इमेजिन कीजिए कि हीलियम का D मोल हमने ऐड कर दिया, तो अब आपका D मोल ऐड होने की वजह से टोटल मोल बढ़ चुका है, और जब टोटल मोल बढ़ेगा तो इंडिविजुअल जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं उनके मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे. ठीक है. सेकेंड थिंग, सिंस ये जो हमारा हीलियम है ये एक गैस है, तो गैस के एडिशन से टोटल प्रेशर तो आपका इंक्रीज होगा ही. टोटल प्रेशर कितना होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस. तो इनिशियली हीलियम के एडिशन से पहले जो टोटल प्रेशर था दैट वाज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, PCl3 एज वेल एज Cl2. बट आफ्टर द एडिशन ऑफ हीलियम गैस जो हमारा टोटल प्रेशर होगा उसमें हीलियम गैस का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा. तो बेसिकली हीलियम के एडिशन से हुआ क्या, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ और P टोटल आपका इंक्रीज हो गया. तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलमोस्ट आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा. मतलब कहने का ये है कि एक फैक्टर आपका डिक्रीज कर रहा है, दूसरा फैक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों के प्रोडक्ट के अगर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के होते हैं उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है.
और जब हमारा पार्शियल प्रेशर ही अनअफेक्टेड होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब रिएक्शन जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में आप ऐड कर भी रहे हो, इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड में क्या बोला है, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड कर देते हैं तो क्लोरीन हमारा अपीयर कर रहा है प्रोडक्ट साइड में। अगर हम क्लोरीन गैस को ऐड करेंगे तो बेसिकली क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ली चार्टियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कोशिश करेगा क्लोरीन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, और क्लोरीन के कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज करना है तो रिएक्शन को कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बट हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा सुइटेबल नहीं है। रही बात थर्ड कंडीशन की, तो थर्ड कंडीशन में क्या कहा है, इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। लेट अस अज्यूम दैट मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें ये रिएक्शन चल रहा है। PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2। हमने यहाँ पे क्या किया, किसी इनर्ट गैस को डाल दिया, लेट अस से हमने हीलियम गैस को ही डाल दिया। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करना है। अब अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हीलियम एक गैस है, जैसे हीलियम के कुछ मोल को आप ऐड करेंगे ये टोटल मोल बढ़ा देगा, टोटल मोल तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर टोटल मोल आपका इंक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ वॉल्यूम हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे हम हीलियम को ऐड करेंगे वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर हमारा बढ़ रहा है तो रिएक्शन हमेशा कौन से डायरेक्शन में चला जाता है, एक ऐसे डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ गैस के मोल क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी इनर्ट गैस को ऐड करेंगे रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे गैस के मोल ज़्यादा होती हैं, और गैस के मोल यहाँ पे कौन से केस में ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड में। इसलिए आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे वैलिड आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ दीज विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट pH वैल्यू। हमें इनके सॉल्यूशंस बनाने हैं और सबके कंसंट्रेशंस हमें सेम कर दिए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि मेरे पास 4 कंटेनर हैं, चारों कंटेनर में मैंने इन सॉल्ट को एक एक करके पानी में मिला दिया। अब ये सॉल्ट है तो बेसिकली पानी में जाके टूट जाएंगे, ठीक है। तो पानी में जाके टूटने के बाद ये बनाएंगे Ba+2 and 2Cl-, ये बनाएंगे Al+3 and 3Cl-, ये बनाएंगे Li+ Cl-, और ये बनाएंगे Be+2 and 2Cl-। अब एक चीज हम देख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट किसी न किसी एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से बना होगा। BaCl2 किस तरह के एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन से बना होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। AlCl3 किससे मिलके बना होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड along with HCl रिएक्शन। लिथियम क्लोराइड आपका बना होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड along with HCl, एंड बेरिलियम क्लोराइड आपका बना होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड along with HCl। तो एक चीज तो हम देख सकते हैं कि HCl तो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, ये हमारा कॉमन पार्ट है। तो
तो अगर हमें पीएच के वैल्यू को डिसाइड करना है तो हमें डिसाइड यहाँ पे किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, बेस के बेसिस पे। जितना बेसिक आपका होगा उतना ही ज्यादा उसका पीएच होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरह का वीक बेस है। लेकिन जो बेरियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन है, अल्कलाइन नेचर का बेस है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर इन चारों में किसका होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। सो मोर विल बी द बेसिक नेचर, मोर विल बी इट्स पीएच वैल्यू। सो बेसिकली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि BaCl2 का जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन का पीएच सबसे हाईएस्ट होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नोन टू अकर इन द बॉडी। CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना रहा है, और कार्बोनिक एसिड सिंस एक वीक एसिड होता है तो ये H+N बाइकार्बोनेट आयन के साथ एक इक्विलिब्रियम के साथ अरेंज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि अगर हम CO2 को एस्केप करवा देते हैं सिस्टम से तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इमेजिन करो कि मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने CO2N वाटर के बीच में रिएक्शन कराना चाहा। जैसे ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, करने के बाद यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना देंगे। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आपका पार्शियली डिसोशिएट होके H+N बाइकार्बोनेट आयन के साथ इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि CO2 को हम एस्केप करवा रहे हैं, मतलब CO2 को यहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे ही CO2 को आप रिमूव करना स्टार्ट करोगे, ली चैटलियस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है कि जैसे ही हम किसी भी कंपोनेंट को कम करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन उस कंपोनेंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर CO2 को आप निकालोगे तो रिएक्शन उसको और बनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अगर CO2 को हम बनाना शुरू कर दें तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका रिएक्शन जाता है तो आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे H+ आपका कंज्यूम होता जाएगा, क्योंकि H+ बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो H2CO3 बना पाएगा। और H2CO3 जब बनेगा तभी तो ये डिकम्पोज करके CO2N वाटर को बना सकता है। मतलब जैसे ही हम CO2 को एस्केप करवाएंगे, रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो इसका मतलब ये है कि H+ धीरे धीरे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर H+ आपका डिक्रीज करेगा तो pH आपका सिस्टम का क्या होगा, pH और H+ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर H+ आपका डिक्रीज कर रहा है तो इनडायरेक्टली pH आपका सोल्यूशन का बढ़ रहा है। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि डिक्रीज नहीं होना चाहिए बल्कि pH इंक्रीज होना चाहिए। रही बात सेकेंड ऑप्शन की, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल डिमिनिश। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने ऊपर कहा, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है तो इनडायरेक्टली H+ का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। रही बात थर्ड ऑप्शन की, तो H2CO3 कंसंट्रेशन विल बी अनअल्टर्ड, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है CO2 को बनाने के लिए तो ये जो कार्बोनिक एसिड है वो तो डिकम्पोज होता जा रहा है। मतलब H2CO3 आपका धीरे धीरे क्या होगा, कंटेनर के अंदर कम होता चला जाएगा। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड चौथा ऑप्शन, द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रमोटेड, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज रिएक्शन आपका कहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर चुका है। किसके लिए, CO2 को बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि CO2 को हमने सिस्टम के साथ क्या किया है, एस्केप करवाना स्टार्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है विच सॉल्ट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब कौन सा सॉल्ट है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हमें इसके बारे में पूछा है। सबसे पहले अगर हम
सोडियम एसिटेट को पानी में डाल दें तो सॉल्ट तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे आप इनको पानी में डालेंगे ये 100% टूट जाएगा और टूटने के बाद ये एसिटेट आयन देगा एज वेल एज Na+ देगा। अब जो एसिटेट आयन है अगर इसको वाटर के साथ हम रिएक्शन करवा दें तो रिएक्शन के दौरान ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड along with OH नेगेटिव। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि Na+ आपका पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए, NaOH + H+ बनना चाहिए। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर हम Na+ का रिएक्शन वाटर के साथ करवा देते हैं तो NaOH बन रहा है, बट NaOH तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये तो 100% डिकम्पोज कर जाएगा किसके अंदर, Na+NOH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, Na+NOH नेगेटिव के अंदर 100% टूट जाएगा। मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन है हमारा वो 100% है, क्योंकि जैसे ही Na+ अगर वाटर के साथ रिएक्शन करना चाहा भी तो NaOH जैसे ही बनेगा उसी टाइम पे वो 100% डिकम्पोज कर जाएगा। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन जो हमारा है वो 100% हो रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा कितना हुआ, सिर्फ 0%। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि Na+ आपका पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा। और एक लॉजिक आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिएक्शन तभी फिजिबल होती है जब प्रोडक्ट साइड में वीक एसिड या फिर वीक बेस बनता है। मतलब अगर हम कोई रिएक्टेंट का किसी के साथ रिएक्शन करवा के अगर सपोज प्रोडक्ट के अंदर कोई एसिड या बेस बना रहे हैं तो रिएक्शन आपका तभी फिजिबल होता है जब प्रोडक्ट साइड में वीकर कंपोनेंट बनता है, या तो वीक एसिड या तो वीक बेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले रिएक्शन के अंदर ये जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है, तो इसलिए ये वाला रिएक्शन हमारा क्या होगा, फिजिबल होगा, और Na+ वाला रिएक्शन हमारा फिजिबल नहीं होगा। तो पहला जो सॉल्ट है उसमें एटलीस्ट एनायन वाला जो पार्ट है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। इस तरह के हाइड्रोलिसिस को हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। तो बेसिकली ये सॉल्ट हमारा हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस को देखिए, जैसे अगर KNO3 है, आप अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये सबसे पहले K+ NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा। अब अगर K+ को पानी के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश की जाए तो हम क्या कहेंगे, वाटर का OH नेगेटिव K+ के साथ कंबाइन करके KOH बना सकता था, लेकिन KOH क्या है बेटा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये फिर से क्या करेगा, 100% दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में टूट जाएगा। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन 100% है, तो इसका मतलब क्लियरली क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन 0% है। मतलब K+ वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। या फिर जो ट्रिक मैंने यहाँ पे कहा कि प्रोडक्ट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, या तो वीक बेस या तो वीक एसिड बनना चाहिए, और जैसा कि यहाँ पे KOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके एनायन की। तो एनायन आपका नाइट्रेट आयन है, लेटर से ये वाटर के साथ रिएक्शन करना चाहता है, तो वाटर का कौन सा पार्ट इस नाइट्रेट आयन के साथ कंबाइन करेगा, H+। तो H+ अगर NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन कर ले तो HNO3 बना देगा, और HNO3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर से ये रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं होगा। मतलब सेकेंड सॉल्ट का न कैटायन आपका पार्ट ले सकता है वाटर के साथ रिएक्शन में, न एनायन ले सकता है। तो इस तरह के सॉल्ट को हम कहेंगे कि इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सिमिलरली हम NaCl की भी बात कर सकते हैं। Na+ अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो NaOH बना के देगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है। Cl नेगेटिव अगर वाटर के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करें तो ये HCl बना के देना चाहेगा, बट ये हमारा फिर से क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो प्रोडक्ट साइड अगर स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट बनता है तो रिएक्शन फिर से फिजिबल नहीं होती है।
मतलब इसका भी कैटायन या एनायन बिल्कुल भी पार्ट नहीं ले रहा है हाइड्रोलिसिस के अंदर। और वही चीज़ अगर हम K2SO4 के केस में कहें तो ये भी नहीं लेगा। कैसे? K2SO4 सबसे पहले कौन सा आयन देगा? 2K प्लस एंड SO4 माइनस 2। अगर कैटायन को पानी के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो KOH बनेगा, और KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए K प्लस कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। रही बात सल्फेट आयन की, तो सल्फेट आयन अगर पानी के साथ रिएक्शन करना चाहा तो ये क्या बना सकता था? ये H2SO4 बनाता, और H2SO4 फिर से क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब क्या होगा? ये भी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो बाकी जो 3 हमें सॉल्ट दिए गए हैं उनके ना कैटायन आपका पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है और ना ही एनायन आपका पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है। ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं कि इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द pKa ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम एस्पिरिन भी कहते हैं, उसकी pKa वैल्यू दे रखी है 3.5। अब आप देख सकते हैं कि pKa वैल्यू स्मॉल है, लोअर विल बी द pKa वैल्यू, इट्स एसिडिक नेचर विल बी हाई। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो एस्पिरिन है ये एक तरह से एसिडिक नेचर का है, क्योंकि इसका pKa क्या है? लो है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या पूछा है। द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इन द ह्यूमन स्टमक इज अबाउट 2 to 3 एंड द pH ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 8। मतलब ह्यूमन स्टमक का एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का pH रेंज आपको दे दिया है। इसका दिया है 2 to 3 और इसका दिया है 8। अब आपको बोला है एस्पिरिन विल बी unionized in the small intestine and in the stomach, completely ionized in the small intestine and in the stomach। तो बेसिकली आपको कहाँ पे आयोनाइज करेगा और कहाँ पे आयोनाइज नहीं करेगा उसके बारे में पूछा है। अब देखिए, कोई भी एसिड कहाँ पे आयंस में कन्वर्ट होता है? बेसिक मीडियम में। एसिड कभी भी एसिडिक मीडियम में आयोनाइज नहीं होगा। एसिड को अपने H+ देने के लिए कौन से मीडियम की जरूरत पड़ेगी? बेसिक मीडियम की। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एस्पिरिन आपका एसिडिक नेचर का है, तो इसको अपने आप को आयोनाइज करने के लिए कौन से मीडियम की जरूरत पड़ेगी? बेसिक। और बेसिक मीडियम कौन है यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी pH क्या है? 7 से ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि एस्पिरिन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आयोनाइज करेगी, लेकिन जो स्टमक है उसका जो pH है वो आपका एसिडिक रेंज के अंदर ही है, इसलिए आपका एस्पिरिन इस एसिडिक रेंज में बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे? आयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन द स्टमक। सो द वैलिड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन। Now, come to the next question. Next question में कहा गया है the pH of 0.1 molar solution of the following salt increases in the order। हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी किया था। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले NaCl, NH4Cl, NaCN और HCl के बारे में बोला है। हमें pH के बारे में इनको अरेंज करना है। NaCl किस तरह का सॉल्ट है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट, NaOH एंड HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिले हुए जो सॉल्ट होते हैं उनका pH यूजुअली क्या होता है? 7 के बराबर होता है। रही बात अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड किससे मिलके बना है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बना है, जिसमें ये हमारा एक वीक बेस है और HCl हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे इस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो डिसाइड कौन करेगा? स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट। और स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट इन दोनों के बीच में कौन है? HCl है। तो इसलिए इस सोल्यूशन का, इस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो हम एसिडिक कहेंगे। और अगर ये एसिडिक है मतलब ये सॉल्ट क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, जिसकी pH क्या होगी? 7 से कम होगी। रही बात NaCN की, तो NaCN एक सॉल्ट है जो किससे मिलके बना होगा? NaOH एंड HCN, जहाँ HCN आपका वीक एसिड है
और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोल्यूशन का नेचर तो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट डिसाइड करता है। तो ये जो हमारा सॉल्ट है ये हमारा बेसिक सॉल्ट होगा, और अगर ये बेसिक सॉल्ट है तो इसका जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। और लास्ट हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, HCl। ये तो प्योर एसिड है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होता है उसका pH उतना ही लो होता है। तो अगर हम इन चारों की बात करें तो बाकी तो 3 सॉल्ट हैं और चौथा हमारा प्योर एसिड है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन चारों में स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम कहें pH सबसे कम किसका होगा, तो सबसे लोएस्ट pH आपका होगा HCl का। अब अगर हम बाकी तीनों को कंपेयर करें तो इसके बाद एक आपका 7 है, एक आपका 7 से कम है और एक आपका 7 से ज़्यादा है। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारा एसिडिक सॉल्ट है वो जस्ट HCl के बाद में आएगा, उसके बाद आएगा न्यूट्रल विच इज NaCl, और सबसे ज़्यादा pH इन चारों में हम किसका कहेंगे, NaCN का। सो यहाँ पे सुइटेबल ऑप्शन हमारे लिए कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, जब भी हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, हमें उसके सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे अगर आपका सॉल्ट 1:1 टाइप का होता, अगर सभी सॉल्ट अगर ऑप्शन में 1:1 टाइप का होता तो डायरेक्टली हम उसका KSP देख लेते। जिसका KSP ज़्यादा होता ना, उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती। बट जब आपके सॉल्ट सभी सेम टाइप के नहीं होते हैं, मतलब कैटायन इज टू एनायन का रेशियो जब सेम नहीं होता है, तो हमें इंडिविजुअली सबके सॉल्युबिलिटी को निकालना पड़ता है। और जब हम उनका सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसी का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब वही हमारा पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल माना जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो कंपाउंड है दैट इज MnS। अब MnS अगर डिसोशिएट करता है तो ये बनाएगा Mn+2n सल्फाइड -2। अब यहाँ पे अगर हम इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S1 ले लेते हैं तो Mn+2 हमारा S1 होगा, इसका कंसंट्रेशन, और सल्फाइड का भी कंसंट्रेशन S1 होगा, क्योंकि जितना इसकी सॉल्युबिलिटी होगी इस सॉल्ट की, उतने ही मोल्स क्या होंगे, इसके डिसॉल्व होंगे पानी में, और जितने मोल डिसॉल्व होंगे उतने ही मोल के तो आयन बनेंगे। तो S1 हमने MnS की सॉल्युबिलिटी मान ली, तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, पहले सॉल्ट की KSP आपका हो जाएगा S1 इंटू S1 विच विल बी S1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 8 इंटू 10 -37। इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पे √8 आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2√2, और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकती हूँ -37 का हाफ, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 18.5। ये अप्रोक्सीमेटली इतना ले लेते हैं, ये हमारा पहले का KSP है। अब आते हैं सेकेंड वाले सॉल्ट की। तो सेकेंड वाला जो सॉल्ट है ये भी आपका 1:1 टाइप का है, तो ये भी जब डिसोशिएट करेगा Zn+2n सल्फाइड में, तो इसका जो हमारा KSP होगा ये भी हमारा S² के बराबर होगा, एंड विच विल बी 7 इंटू 10 तो S यहाँ से कितना हो जाएगा, √7 इंटू 10 हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हो गया। रही बात बिस्मथ सल्फाइड की, तो बिस्मथ सल्फाइड जो हमारा है Bi2S3, ये 2:3 टाइप ऑफ सॉल्ट है। जब ये डिसोशिएट करेगा तो 2 मोल ऑफ बिस्मथ +3 आयन +3 मोल ऑफ सल्फाइड देगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी लेटर से मैं S लेती हूँ तो ये होगा 2S और ये होगा 3S, और यहाँ से KSP हमारा किसके बराबर होगा, 2S का स्क्वायर इंटू 3S का होल क्यूब। तो ये कितना हो गया 4 इंटू S², और ये 3 का क्यूब मतलब 27 इंटू S⁻3। 27 इंटू 4 हमारा 108 हो जाएगा, इंटू S⁻5 हो गया। और ये जो KSP है ये हमें कितना दिया गया है, 10⁻70 दिया है। तो S⁻5 इक्वल टू 10⁻70 डिवाइडेड बाई 108। तो बेसिकली यहाँ से सॉल्युबिलिटी 1/108 का 1/5
और यहाँ पे कितना होगा 10 पावर माइनस 14। तो ये लेटर से हमारा थर्ड हो गया। इसी तरह से लास्ट की अगर बात करें सिल्वर सल्फाइड की, तो सिल्वर सल्फाइड जब हमारा डिसोशिएट करेगा तो 2Ag प्लस प्लस सल्फाइड आयन दे रहा है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की S मान लूँ तो इसका कंसंट्रेशन 2S, इसका S हो गया। KSP विल बी इक्वल टू 2S का स्क्वायर इंटू S विच इज इक्वल टू 4S क्यूब। और ये KSP हमें कितना दिया है 6 इंटू 10 पावर माइनस 51, जहाँ से S क्यूब कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 51 डिवाइडेड बाई 4, जहाँ से हमें फाइनली S की वैल्यू कितनी मिलेगी, S विल बी इक्वल टू हाउ मच 6/4 का क्यूब रूट इंटू 10 पावर माइनस 25.5। तो अगर हम यहाँ पे हमने सारा कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली किया है। अब अगर देखा जाए तो इसका पावर है 10 पावर माइनस 8 पहले वाले की, सॉरी सेकेंड वाले की, ZnS की। पहले वाले की है 10 पावर माइनस 18.5 से पावर देखते हैं 10 का। यहाँ पे हमारा आता है Ag2S का 10 पावर माइनस 25.5 और यहाँ पे हमारे पास कितना है बिस्मथ सल्फाइड का कितना आया था हमारे पास 10 पावर माइनस 14 आया था। अगर हम कंपेयर करें तो नेगेटिव पावर जितना कम होगा उसकी क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल इन चारों में कौन होगा, यहाँ पे जिंक सल्फाइड होगा। तो जिंक सल्फाइड हमारा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर अरेंज करें सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में तो जिंक सल्फाइड सबसे ज़्यादा होगा। आफ्टर दैट कौन सा होगा यहाँ पे 10 पावर माइनस 14 विच इज फॉर बिस्मथ सल्फाइड। आफ्टर दैट हमारा कौन सा होगा मैंगनीज सल्फाइड। और सबसे लीस्ट सॉल्युबल यहाँ पे कौन है हमारे पास विच इज इक्वल टू हाउ मच सिल्वर सल्फाइड। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन मान के चलिए सभी सॉल्ट आपको सेम रेशियो में दिए होते हैं, मतलब कैटायन इज टू एनायन का अगर रेशियो आपका सेम होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते, सभी का KSP को कंपेयर कर लेते, जिसका KSP ज़्यादा होगा उसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। वैसे तो जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जिंक सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है और इस वजह से हम डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि ये लॉजिक आप हर क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर दें, क्योंकि एक्चुअल प्रोसीजर हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा ही होता है जहाँ पे इंडिविजुअली हम सभी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज इन इक्विलिब्रियम विथ अमोनिया प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। NH4HS solid is in equilibrium with ammonia gas plus hydrogen sulfide gas. The observed pressure for the reaction mixture in equilibrium is, हमें यहाँ पे प्रेशर कितना दिया है, टोटल प्रेशर 1.12 atm। अब आपको बोला है कि इसका Kp बताइए। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एज्यूम करते हैं कि इसका इनिशियल मोल T इक्वल टू 0 टाइम पे 1 मोल है। जब हमें कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो बाय डिफॉल्ट हम उसके मोल को 1 मान के इजीली चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एजम्पशन ले लिया कि T इक्वल टू 0 टाइम पे इसका 1 मोल है और इसके 0 है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा कुछ मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। मान के चलिए 1 में से x मोल आपका कंज्यूम हो गया और जितना कंज्यूम होगा उतने मोल्स आपके बन जाएंगे। बट सिंस हम यहाँ पे डील कर रहे हैं एक हेट्रोजेनियस रिएक्शन के साथ जहाँ पे गैस के साथ साथ सॉलिड भी दिया गया है, और जब हेट्रोजेनियस सिस्टम के साथ डील किया जाता है बच्चों, जब टोटल मोल आप निकालने जाओगे उस टोटल मोल के अंदर सॉलिड के मोल को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो टोटल मोल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ गैस के मोल को आपस में ऐड कर दीजिए विच इज इक्वल टू 2x। जैसे टोटल मोल हमें पता चला हम यहाँ पे अमोनिया का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब अमोनिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, गिवन मोल बाय टोटल मोल
विच इज x डिवाइडेड बाई 2x विच इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो x डिवाइडेड बाई 2x विच इज इक्वल टू 1/2। दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गए, तो हमें अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बताना है अमोनिया का, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल होता है। अब मोल फ्रैक्शन हमारा कितना है अमोनिया का 1/2 और पी टोटल तो हमारा 1.12 ATM है विच इज इक्वल टू हाउ मच 0.56 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ATM हमारा पार्शियल प्रेशर हो गया। उसी तरह से अगर हमें H2S का पार्शियल प्रेशर बताना है तो ये भी कितना हो गया मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, और ये भी कितना होगा 1/2 इंटू पी टोटल तो हमारा 1.12 है, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 0.56 ATM। तो इस तरह से हमें दोनों ही गैसेस के पार्शियल प्रेशर पता चल गए हैं। अब अगर हमें Kp निकालना है तो Kp फॉर दिस एक्सप्रेशन विल बी हाउ मच पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज सॉलिड के लिए हम प्रेशर को डिफाइन नहीं करते हैं। तो 0.56 इंटू 0.56, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली देखें तो इसको मैं 0.6 इंटू 0.6 अगर लेती हूँ तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा। तो नियर अबाउट हमारा आंसर किसके आसपास आना चाहिए 0.36 के आसपास आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर 0.36 के आसपास कौन सा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन 0.3136। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है बच्चों, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ऑफ अ 0.1 मोलार aqueous solution of 2% ionized weak monobasic acid। एक तो एसिड वीक बोला है और मोनोबेसिक बोला है। मोनोबेसिक इन द सेंस उसके पास एक ही H प्लस को देने की टेंडेंसी है, तो उसको हम इंडिकेट कर देते हैं HA के साथ। लेटर से हमारा HA एक मोनोबेसिक एसिड है। जब ये डिसोशिएट करेगा तो ये H प्लस एंड A नेगेटिव बना के देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एसिड है वो 2% ही आयोनाइज हो रहा है, तो अल्फा यहाँ पे 2% बोला है। 2% का मतलब 2/100 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -2, ये हमारा अल्फा हो गया। अब अगर क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें इसका कंसंट्रेशन 0.1 दिया है। इनिशियली इसको 0 लेना पड़ेगा, ये t इक्वल टू 0 टाइम का है, और इक्विलिब्रियम तक आते आते 0.1 में से क्या होगा यहाँ पे कुछ कंज्यूम होगा। अब कितना कंज्यूम होगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है कितना कंज्यूम हुआ है। लेट अस से x हमने कंज्यूम करवा दिया, ये भी x बना ये भी x बना, तो अल्फा के अकॉर्डिंग x हमने कंज्यूम किया है आउट ऑफ 0.1, तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया 0.1 अल्फा के बराबर, जहाँ पे 0.1 इंटू अल्फा कितना है हमारा 2 इंटू 10 पावर -2। जैसे ही हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पता चलेगी, यहाँ से हमें अल्फा कितना मिला 2 इंटू 10 पावर -3। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो H प्लस हमारा किसके बराबर है, H प्लस इक्वल टू एक्स के बराबर है, और x हमारा किसके बराबर है यहाँ पे x इक्वल टू हाउ मच 2 इंटू 10 पावर -3। तो ये हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया। अब हमें OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन चाहिए, तो OH नेगेटिव और H प्लस के बीच में तो एक अच्छा सा रिलेशन है हमारे पास। H प्लस इंटू OH नेगेटिव किसके बराबर होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर, जिसकी वैल्यू 10 पावर -14 ली जाती है until and unless it is not specified। जब तक टेम्परेचर मेंशन ना किया जाए तब तक बाय डिफॉल्ट हम रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं। अब H प्लस हमारा यहाँ पे कितना दिया है 2 इंटू 10 पावर -3, तो यहाँ से फाइनली OH नेगेटिव हमारा कितना होगा 10 पावर -14 डिवाइडेड बाय H प्लस, और सिंस हमारा 10 पावर -14 डिवाइडेड बाय H प्लस 2 इंटू 10 पावर -3 है, तो 1/2 विल बी 0.5 into 10 power -11 which can be written as 5 into 10 power -12। तो इस तरह से हमारा वैलिड ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं H प्लस हमें 2 into 10 power -3 दिया है एंड OH नेगेटिव 5 into 10 power -12
12 दिया है। एंड अब लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑक्साइड दिए हैं, NO2, NO, N2O5 एंड N2O। 4 ऑक्साइड है और 4 ऑक्साइड में सबसे स्टेबल कौन है ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पे चारों रिएक्शन में मतलब चारों ऑक्साइड को डिकम्पोज किया गया है और उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको स्पेसिफाई किया है। एक्चुअली में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऑक्साइड आपका स्टेबल है, तो स्टेबल ऑक्साइड इजीली डिकम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो पहले से स्टेबल है तो बिल्कुल भी वो डिकम्पोज करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो डिकम्पोज नहीं करेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये निकलेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो सबसे लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कौन से ऑक्साइड की है? NO2 की है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड इन सभी के बीच में कौन सा होगा? NO2। अगर मैं इसको अरेंज करूँ सीक्वेंस के अंदर तो मैं यहाँ पे सबसे स्टेबल ऑक्साइड इन चारों में किसको कह सकती हूँ? NO2। आफ्टर दैट हमारा कौन सा होगा? NO। आफ्टर दैट हमारा कौन सा होगा? N2O। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? N2O5। क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, मतलब उतना ज़्यादा वो कंपाउंड डिकम्पोज करके प्रोडक्ट को बनाएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।